मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बीपी सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है जिसमें हम आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। यह बैच उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी होगा जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिन्हें अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाती हैं, जिस कारण उन्हें अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके गार्जियंस कोचिंग की फीस अफोर्ड करने में सक्षम नहीं हैं। तो ये उन सभी बच्चों के लिए मैं घोषणा करता हूं, संकल्प करता हूं कि बिल्कुल पूरा कोर्स फ्री में उपलब्ध करा रहा हूं। अतः जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। आज के क्लास में हम आपको केमिस्ट्री की सिलेबस और प्रश्न पत्र की योजना के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पाठ्यक्रम के बारे में ही जानकारी नहीं होती है। आपने सुना होगा, आपके आस पड़ोस कोई ऐसा बच्चा हो या आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसे बच्चे होते हैं कि देखा होगा कि वो अपनी कक्षा में टॉप आते हैं या अपने कॉलेज में टॉप आते हैं या जिला में टॉप आते हैं। क्या ऐसा है कि उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है या एक्स्ट्रा मेंटल एबिलिटी होती है? नहीं। क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि वो सब बच्चों से अलग होते हैं? उनका एक दृढ़ संकल्प होता है, उनके पास एक नया जुनून होता है कुछ करने का। तो यदि आप हमारे साथ ईमानदारी और फुल एफर्ट के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम मेहनत में अच्छे नंबर दिलाने की संकल्प लेता हूं। आज हम आपको समझाते हैं कि केमिस्ट्री का आपका जो पाठ्यक्रम है, वर्ष 2023 और 24 का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है और किस अध्याय से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी 3 बातों पर कमांड बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, वो अपना सिलेबस देखते हैं कि हमारा कितना सिलेबस है और किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पता लगा चैप्टर से आता तो 2 अंक का है और उसमें सिलेबस बहुत वास्ट है। तो जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं वह ऐसी चीजों को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और उन चैप्टरों को सबसे पहले तैयार करते हैं जिनमें अधिक नंबर हो और कम सिलेबस हो, तथा परीक्षा के समय भी वे उन्हीं चैप्टरों का रिवीजन भी करते हैं। वही चीज आज हम आपको रणनीति समझा रहे हैं। यदि आप, दूसरी बात यह होती है कि वे सही गाइडेंस और सही अप्रोच के साथ पढ़ते हैं और ईमानदारी के साथ, डेली लगन के साथ सिलेबस को पूरा करते हैं। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने आए हैं कि सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में जानकारी मालूम होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस में क्या है और किस अध्याय से कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में कुल 10 अध्याय हैं, जबकि 2023 में करीब 15 या 16 अध्याय थे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि हाँ किस अध्याय को हटा दिया गया है। आपके 5-6 अध्याय जो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 5-6 अध्याय हटा दिए गए हैं और बहुत से बच्चे उन अध्यायों को पढ़ते रहते हैं, पता लगा एक्स्ट्रा मेहनत करते रहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हमारे बताए अनुसार चलते रहेंगे तो कम मेहनत में अच्छे नंबर दिलाने की संकल्प करता हूं। और जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़े हुए होंगे वह जानते भी हैं, अभी तक मेरे यहां किसी के 85 प्लस से नीचे नंबर नहीं है, 85 से नीचे नंबर नहीं है। अतः जो मैं बताऊं उस हिसाब से चलना। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं, कोई भी मकान बनाया जाता है तो उस मकान का, जिस मकान का बेस कमजोर होगा वह मकान जल्दी ढह जाएगा, और जिस मकान का बेस मजबूत होगा यानी जड़ नींव मजबूत होगी तो वह मकान अधिक स्थायी चलेगा। तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले उसकी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, और यदि आपको बेसिक जानकारी हो गई तो आपको केमिस्ट्री बहुत सरल लगेगी। अगली 2-3 कक्षाओं में हम केमिस्ट्री की बेसिक जानकारी ही देंगे, और जिस दिन आप बेसिक जानकारी सही ढंग से समझ लेंगे आपको केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा लगेगी। ठीक है, देर ना करते हुए समझते हैं। जैसे आपका पहला अध्याय है बिलियन। बिलियन से कुल 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे।
इसमें से ये चैप्टर ऐसा है जिन बच्चों के पास मैथ नहीं होता है, इसमें अधिकतर आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन बच्चों को थोड़ी सी कठिनाई होती है जिन बच्चों के पास मैथ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन की बात आती है। दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, इससे 9 अंक के क्वेश्चन आते हैं और ये इतना सरल टॉपिक है, यदि सही दृष्टिकोण से आप समझ लें तो 9 नंबर आपके 5 दिन में तैयार हो सकते हैं। ये 5 दिन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो कि इस चैप्टर से छूट जाए। तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति से 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। आपका चौथा चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिससे कुल 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। आपका 5वां अध्याय है उप सह संयोजक योग, जिससे 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ये भी टॉपिक ऐसा है कि यदि आप चाहें तो 4 दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। इसी प्रकार से छठा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तब आप समझेंगे हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है। इसे कभी कभी एल्केल हैलाइड कह देते हैं, इसे कभी कभी एरिल हैलाइड बोल देते हैं। तो आपको बेस समझना है। आपका 7वां टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है, जिससे 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 8वां टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल है, जिससे 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 9वां अमीन है, जिससे 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 10वां जैव अणु है, जिससे 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में फेल हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि यदि कोई बच्चा बिल्कुल ईमानदारी के साथ हमारे पास 1 मंथ की तैयारी कर ले, हमारे साथ 1 मंथ की तैयारी कर ले, तो वो फेल तो हो ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको एक सही रणनीति अपनानी होगी। हम पूरा सिलेबस क्यों पढ़ेंगे? अगर हमें पास होना है, 70 में पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है? 70 में 23 नंबर की आवश्यकता होती है। अगर 70 में 23 नंबर आ जाए तो हम पास हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? एक चैप्टर विद्युत रसायन पढ़ लें 9 नंबर, एक हमारा रासायनिक बलगति पढ़ लें, 9 7 16 हो गए, और एक उप सहसंयोजन यौगिक पढ़ लें 16 और 7 23। 3 चैप्टर अगर पढ़ लें तो हमारे 23 नंबर हो गए। और इन 3 चैप्टर में महीने भर में ऐसा समझ लो कम से कम 2 या 3 बार हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ आपको पास करवाने के लिए नहीं, अच्छा स्कोर करवाने के लिए आए हैं। और विश्वास कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको गारंटी करता हूं कि 55 प्लस 70 में 55 प्लस नंबर से किसी के कम नहीं होंगे। यदि जो ईमानदारी के साथ हमसे लगातार वीडियो देखता है और उसके अपना नोट्स बनाता है, टाइम टू टाइम नोट्स बनाता है, रिवीजन करता है, तो उसके 55 से नीचे नंबर नहीं आएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। देखिए, ये तो आपका हो गया पाठ्यक्रम। जो पिछले वर्ष पाठ्यक्रम था, जैसे आपका पहला पाठ था ठोस अवस्था, 2023 में ठोस अवस्था एक पाठ था, पहला पाठ था। इसे अब सिलेबस में से पूरा पाठ हटा दिया। जैसे आपका पी ब्लॉक के तत्व था, एक था पी ब्लॉक के तत्व, इसे भी हटा दिया। तत्वों के निष्कर्षण एक का सिद्धांत था, उसे भी पूरा हटा दिया। तो बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। हमें उनके बारे में जानकारी, उन पाठों के बारे में पढ़ना है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो आज हम प्रश्न पत्र देखिए। आपका जो पहला केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन होगा वह 6 खंडों में विभक्त होगा। का, खा, गा, घा, अंगा और चा। इन 6 खंडों में, और ये 6 क्वेश्चन जो होते हैं सारे के सारे बहुविकल्पीय होते हैं। इसमें आपको प्रश्न दिया हुआ होगा और इसके 4 उत्तर दिए होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। इसीलिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं? 6 अंक के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 4 खंडों में विभक्त होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 अंक का होता है। इसीलिए दो क्वेश्चन जो है 2 अंक का क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन होते हैं दूसरे नंबर में, तो 8 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलती, 4 के चारों क्वेश्चन करने होते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं मालूम तो वो आपका नंबर छूट जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में भी 4 खंड दिए हुए होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तीसरा क्वेश्चन भी 8 अंक का हो जाता है। चौथा क्वेश्चन भी 4 खंडों में विभक्त होता है, लेकिन चौथे क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होता है। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन है वो 12 अंक का हो जाता है। 5वां क्वेश्चन भी 4 खंडों में विभक्त होता है, किंतु प्रत्येक जो प्रश्न है वह 4 अंक का होता है। इस हिसाब से 5वां क्वेश्चन आपका 16 नंबर का हो जाता है। अब बात आती छठे और 7वें क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन जो होता है वह 2 खंडों में विभक्त होता है, एक 6 का और दूसरा 6 खा। 6 का में भी आपको एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ होगा और एक अथवा लगाकर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ होगा।
आपको अगर ऊपर वाला नहीं मालूम तो अथवा वाला कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 6 काम में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, अगर इनमें से कोई एक नहीं मालूम तो आप दूसरा कर सकते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन की आपको चॉइस मिल जाती है। इसी प्रकार सेम 6 खा में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, इनमें भी आपको एक क्वेश्चन की चॉइस मिल जाएगी। सेम इसी प्रकार 7 का में 7 खा में क्वेश्चन दिए, जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनमें 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है 5 अंक का होता है। इस प्रकार से 10 नंबर का ये हो गया और 10 नंबर का कुल 70 नंबर हो गए। तो आइए अब हम केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातों को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। जिसने 9th हाई स्कूल में केमिस्ट्री को पढ़ा भी ना हो, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर जो मैं बताऊं उसे तैयार कीजिए। अगली 4 कक्षाएं, कम से कम 4 कक्षाएं जो मैं बताऊं उसे अगर आप सही ढंग से तैयार करते हैं तो केमिस्ट्री आप आगे आगे चलेंगे, जैसे हम पढ़ाएंगे आप आगे आगे बोलते चलेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम उन चीजों को नोट कर लेते हैं यहां पर। आइए देखते हैं। बहुत से बच्चे इन चीजों के बारे में जानते हैं, किंतु हम एक क्लास ऐसे बच्चों के लिए भी बना रहे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए हम बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं केमिस्ट्री इंटर में केमिस्ट्री तो ले लेते, लेकिन उन्हें प्रतीक के बारे में जानकारी नहीं मालूम होती है कि किस तत्व का क्या प्रतीक होता है, क्या अम्लीय मूलक होते हैं, क्या क्षारीय मूलक होते हैं। और जब उन्हें रिएक्शन याद करनी पड़ती है तो वो रट्टा लगाते हैं, पता लगा 2 दिन याद हो रहती हैं, बाद में भूल जाते हैं। इसका कारण यही है कि आपको ना तो मूलकों के बारे में जानकारी है और ना सही ढंग से प्रतीक के बारे में जानकारी है। और जो बच्चे इन प्रतीकों के बारे में, मूलकों के बारे में सही ढंग से जानकारी हासिल कर लेंगे तो उन्हें ये रिएक्शन रटनी नहीं होगी, रिएक्शन अपने आप बनेगी। देखिए, जैसे आप हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान का B, ऐसे बेरियम होता है, बेरियम का क्या होता है Ba होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का Cl, नियान का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, फ्लोरीन का F, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वैनेडियम का B, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, ब्रोमीन का Br, क्रिप्टॉन का Kr, आयोडीन का I, प्लेटिनम का Pt, सिल्वर का Ag जिसे चांदी बोलते हैं, गोल्ड का Au, लेड का Pb, मरकरी का Hg और टिन का Sn। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रतीकों के बारे में जानकारी ही नहीं है। जो हम जो बता रहे हैं, जितना कोर्स बता रहे हैं, शुरुआत में इनको सही ढंग से तैयार करें। हो सकता है 1-2 दिन इन्हें तैयार करने में कठिनाई है, लेकिन विश्वास कीजिए जब आप ये चीज तैयार कर लेंगे तो बिल्कुल केमिस्ट्री ऐसी लगेगी बिल्कुल हलवा हो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा जब आता है क्या होता है जब में क्या करते हैं कि क्या होता है जब इसमें 4 रिएक्शनें आती हैं करने के लिए। जैसे पहला उन्होंने बोल दिया, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट की क्रिया क्लोरीन, या इस प्रकार से लिखा जाए सोडियम बाई सल्फाइड से होती है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं क्या होता है जब में, या कैसे प्राप्त करेंगे में 4 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो इसी प्रकार से लिखा हुआ था क्या होता है जब कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम बाई सल्फाइड से होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं कॉपर सल्फेट कैसे लिखें,
जैसे बहुत से बच्चे अंग्रेजी पढ़ने लगते हैं, उन्हें अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आती है। उसी प्रकार से यहाँ केमिस्ट्री पढ़ना तो आना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड का अणुसूत्र क्या होगा। इसी चीज की जानकारी के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मूलकों की। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं दो के संयोग से मिलकर बनी है। जैसे समाज हमारा स्त्री और पुरुष से मिलकर बना है, उसी प्रकार से आपने देखा जो भी चीज है, जैसे आपने देखा करंट है, बैटरी किससे बनी है, प्लस और माइनस से मिलकर बनी है। उसी प्रकार जो अणुसूत्र होते हैं ये भी दो चीजों से मिलकर बने हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलकों को धनात्मक मूलक कहते हैं क्योंकि इन पर प्लस चार्ज होता है, और अम्लीय मूलकों को ऋणात्मक मूलक कहते हैं क्योंकि इन पर ऋणात्मक चार्ज होता है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा जो यौगिक बनेगा, किसी भी यौगिक का जो अणु होगा वो कैसे बनेगा, उसमें एक अम्लीय मूलक होगा और एक क्षारीय मूलक होगा। आपने देखा होगा जैसे चुंबक होती है, जब चुंबक को हम क्या है चिकनी चिकनी सतह से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है भाई, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, दोनों का जो चुंबकत्व है वो प्लस प्लस चार्ज हो जाता है, इसीलिए क्या होता है उनके बीच जो बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, वो एक दूसरे को हटाती हैं। किंतु आपने देखा होगा यदि एक तरफ चिकना तल हो, एक तरफ खुरदरा तल हो, तो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती हैं। उसी प्रकार जो यौगिक है, यौगिक कब बनेगा, जब उसमें एक मूलक क्षारीय हो और दूसरा मूलक अम्लीय हो। अब हम आपको ये बताते हैं कि मूलक बनते कैसे, अणुसूत्र बनते कैसे। जैसे इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन मूलकों को भी याद करना होगा। हालांकि मैंने क्या किया है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्द तत्व और उनके प्रतीक लिखे हैं, इसीलिए इसी प्रकार कुछ क्षारीय मूलक और उनके प्रतीक लिखे हैं, यहाँ अम्लीय मूलक और उनके प्रतीक लिखे हैं। इनकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। कृपया इनको नोट्स में, शुरुआत जब केमिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे सबसे पहले आप इन चीजों को तैयार करेंगे, जिससे आपको आगे रिएक्शन याद करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आपसे अगर कोई कहे, हम बोलेंगे कि हाँ कॉपर सल्फेट लिखिए, तो आप तुरंत कॉपर सल्फेट लिखेंगे। हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिए, आप तुरंत सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देंगे। या आपको प्रतीक लिखा हुआ है, हम पूछेंगे ये क्या चीज है, तो आप तुरंत बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट है, या ये सोडियम बाइसल्फाइड है, या ये सोडियम सल्फेट है, या अमोनियम सल्फेट है। तो देखिए जैसे अमोनियम है, अमोनियम का प्रतीक क्या होता है, NH4। और जो प्लस वन है ये क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। संयोजकता दो प्रकार की होती है, कैसी, एक धनात्मक संयोजकता और एक ऋणात्मक संयोजकता। क्योंकि क्षारीय मूलकों की संयोजकता कैसी होती है, धनात्मक होती है, और अम्लीय मूलकों की संयोजकता ऋणात्मक होती है। हालांकि हमें यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक से ज्यादा ध्यान नहीं रखना, हमें ध्यान क्या रखना है कि कितना चार्ज होता है। जैसे अगर प्लस चार्ज है तो कितना प्लस चार्ज, जैसे हम पूछेंगे अमोनियम की संयोजकता कितनी है, एक। कॉपर की संयोजकता कितनी है, एक। अब आपने देखा कॉपर दो जगह लिखा हुआ है, कॉपर जो है दो मात्राओं में पाया जाता है। एक तो उसकी अवस्था कहलाती, दो अवस्थाओं में पाया जाता है, एक अवस्था कहलाती है क्यूप्रस और दूसरी अवस्था कहलाती है क्यूप्रिक। जब कॉपर की संयोजकता एक होती है तो वो अवस्था कहलाती है क्यूप्रस, और जब संयोजकता दो होती है तो वह अवस्था कहलाती है क्यूप्रिक। इसी प्रकार जो मरकरी एक तत्व है, ऐसा तत्व है जो हमने आपको मरकरी यहां कहीं पे लिखाया है, मरकरी भी एक ऐसा तत्व है जो ये भी दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक संयोजकता वाला मर्क्यूरस कहलाता है और दो संयोजकता वाला, नहीं लिखा है हमने, वो नोट्स में है, दो संयोजकता वाला जो जहां Hg पे दो संयोजकता होती है उसे मर्क्यूरिक बोलते हैं, मर्क्यूरिक। ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा है कि आयरन भी दो अवस्थाओं वाला पाया जाता है। आपने देखा इस पे कितनी, दो संयुक्ता है, तो दो संयुक्ता वाला आयरन फेरस कहलाता है और तीन संयुक्ता वाला आयरन फेरिक कहलाता है। अब बात ये समझना है कि ये अणुसूत्र बनते कैसे हैं। जैसे आपसे हम कहें सोडियम क्लोराइड लिखिए, आपसे कहें कि सोडियम क्लोराइड लिखिए, सोडियम क्लोराइड को लिखने से पहले हमें ये बात समझना है कि आपको मालूम होना चाहिए हमेशा जो पहला वाला तत्व होता है वह अम्लीय, वो क्षारीय मूलक होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो अम्लीय मूलक होता है। तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि सोडियम पर कितनी संयुक्ता होती है, सोडियम पर एक संयुक्ता होती है, वह इसके नीचे लिख लेंगे एक, जो सोडियम पर हमने लिखाया होगा, कहीं लिखा सोडियम पर प्लस एक होती है, तो यहाँ पर हमने क्या प्लस एक ऊपर ना लिख के सोडियम के नीचे प्लस एक लिख लिया। और जो क्लोराइड है,
क्लोराइड देखो Cl, Cl की संख्या कितनी, एक ही तो होती है, वो ऋणात्मक होती है, तो Cl के नीचे एक लिख लेंगे। ये तो 9th का काम है, हालांकि हम आपको यहां समझा रहे हैं, बाकी इसे आपकी परीक्षा में कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब तक आप ये सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे केमिस्ट्री सीख नहीं सकते। आपको केमिस्ट्री रटना होगा, इसीलिए रटने से बचने के लिए आपको 2-3 क्लासें इसमें समझनी होगी और उन पर सही ढंग से तैयारी करनी होगी। जैसे तब क्या होता है, जब अगर आपसे सोडियम क्लोराइड कोई पूछे तो क्या करेंगे, ए संयुक्ता इसके नीचे और ए वाली संयुक्ता इसके नीचे, तो आपका एक किसी के नीचे लिखते नहीं है, एक ना तो इसके नीचे लिखा जाए ना इसके नीचे लिखा जाएगा, तो एक क्या सूत्र बन गया, NaCl। अब आपसे अगर कहीं सोडियम क्लोराइड पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा बनाते रहेंगे, ये तो आपका 9th का काम है, तो हम समझेंगे कि सोडियम क्या होता है Na, सोडियम क्या होता है Na, और इसकी संख्या कितनी, एक होती है। क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, एक। क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है इसलिए इसे NaCl लिख लेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, अब आपको मालूम कि सोडियम की संख्या कितनी होती है, एक, तो यहां लग जाएगी। और कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का प्रतीक मालूम होना चाहिए, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट जी CO3, कार्बोनेट क्या होता है, CO3, और कार्बोनेट की संख्या कितनी है, 2, तो इसके नीचे लिख लीजिए। अब हमने क्या बताया अभी कि जो इसकी संख्या है वो इसके नीचे लिख देते हैं और इसकी संख्या इसके नीचे, तो आपने क्या देखा कि ये सोडियम कार्बोनेट का अगर आपसे कोई सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा, Na, और Na के नीचे क्या आ जाएगी, इसकी संख्या आ जाएगी Na2, और CO3 के नीचे एक लिखेंगे नहीं, तो अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है तो Na2CO3। अब जब आप इंटर में हैं तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपसे कोई कहे कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए, तो आप क्या करेंगे कि दिमाग में याद होगा कि सोडियम की संख्या एक होती है और कार्बोनेट की संख्या 2 होती है, क्योंकि कार्बोनेट की संख्या सोडियम के नीचे और सोडियम की संख्या कार्बोनेट के नीचे लग जाएगी, तो कार्बोनेट के नीचे तो एक लगेगा तो एक लिखेंगे नहीं, तो एक क्या सूत्र हो जाएगा, सोडियम Na2CO3। इसी प्रकार से जब आपके लिए कहीं पे Na2CO3 लिखा हुआ होगा, जब आप इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि ये Na सोडियम होता है, CO3 कार्बोनेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से देखिए, और जैसे हम बात करें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट की बात करें, अब अमोनियम सल्फेट की बात करें तो हमने बताया कि अमोनियम क्या, सबसे पहले हम सोचेंगे अमोनियम, अमोनियम कैसा मूलक, क्षारीय मूलक, इस पर कितनी संख्या होती है, एक। अमोनियम का सूत्र क्या होता है, तो हमें मालूम याद होना चाहिए कि अमोनियम का सूत्र होता है NH4। अब हम 9th की तरह नहीं लिखेंगे, हमें ध्यान रखेगा कि बटे में क्या होता है, एक होता है। और सल्फेट का सूत्र क्या होता है, SO4, और सल्फेट की संख्या, सल्फेट कैसा मूलक है, अम्लीय मूलक है, इस ऋणात्मक मूलक है, तो इसकी संख्या कितनी है, 2 होती है, तो 2 कहां लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये 2 लगेगा कहां, अमोनियम के नीचे लगेगा। अब 2 ऐसे तो लगा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ 2 तत्व हैं, तो यहां पर ब्रैकेट लगाकर लगाएंगे NH4। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, ये ब्रैकेट लगी है, ब्रैकेट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल, तो हम क्या बोलेंगे, NH4 का होल ट्वाइस, बोलना भी सीखिए, NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ये क्या कहलाया, अमोनियम सल्फेट। जैसे आपसे कोई कहे अमोनियम क्लोराइड, क्या सूत्र क्या होगा, अमोनियम आज के बाद आप ये रटने नहीं होंगे, रटना क्या पड़ेगा, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। हालांकि यहाँ पर अभी ना तो सारे अम्लीय मूलक लिखे हुए हैं, ना ही सारे अम्लीय मूलक लिखे हुए हैं, ना ही सारे क्षारीय मूलक लिखे हुए हैं। इनका जो नोट्स है हमको PDF कहाँ डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, उससे आप नोट्स इन्हें नोट कर लीजिए और इन्हें याद कीजिए। यहां पर बात आई अमोनियम क्लोराइड की, तो हम समझते हैं अमोनियम का सूत्र में क्या मालूम है कि NH4 होता है, अमोनियम क्या होता है, NH4 होता है। अब बात आती है क्लोराइड का, क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, Cl होता है।
आप बात समझिए कि अमोनियम की सांद्रता कितनी होती है, देखिए अमोनियम की सांद्रता कितनी होती है, 1, तो 1 इसके नीचे रहेगी। क्लोराइड की सांद्रता कितनी होती है, उसकी भी 1 होती है। प्लस माइनस से अंतर नहीं रखना, हमें ध्यान रखना कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 इसके नीचे। अब चूंकि 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो अगर अमोनियम क्लोराइड का सूत्र पूछा जाए तो क्या होगा, NH4Cl। लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं लिखते हैं, परीक्षा में पास पास लिखेंगे कि NH4Cl, इस टाइप से लिखते हैं। जैसे अगले देखिए, आप घर पे क्या करेंगे, इस बात की प्रैक्टिस करेंगे कि एक मूलक उठाएंगे इधर से और एक मूलक उठाएंगे इधर से, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, नाम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि एक इधर से ले लिया, जैसे आपने इधर से पोटेशियम ले लिया, इधर से और कोई तत्व ले लिया, जैसे आपने बोला पोटेशियम, इधर बाइसल्फाइड, पोटेशियम बाइसल्फाइड का सूत्र बनाइए। इधर से आपने उठा लिया सोडियम, इधर उठा लिया आपने बाइकार्बोनेट, तो आप गलती हो गई, यहाँ पर बाइकार्बोनेट का होगा HCO3। आपने देखा कि इधर से उठा लिया सोडियम, इधर से उठा लिया बाइकार्बोनेट, तो आपका नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसका सूत्र बनाकर देखिए कि कैसा बनेगा। जब आप इस पर एक कम से कम 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो केमिस्ट्री आपको बिल्कुल ऐसी लगेगी जिसे NCKG का क्लास पढ़ रहे हो। जैसे आपने इधर से उठा लिया क्यूप्रिक और इधर से उठा लिया क्लोराइड, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का सूत्र बनाइए। जैसे आपने उठा लिया इधर से क्यूप्रस और इधर क्लोराइड उठा लिया, तो क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र बनाइए। इसी प्रकार से एक होता है परमैंगनेट, एक मूलक होता है परमैंगनेट, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही होता है एक क्रोमेट होता है, क्रोमेट होता है MnO4 पे माइनस होता है, CrO4 पे माइनस होता है। इसके बाद होता है पर डाइक्रोमेट, इसका होता है Cr2O7 पर 2 माइनस। तो जैसे आपसे परीक्षा में रिएक्शन आएंगी तो रिएक्शन में क्या होगा, इन अणुसूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम आपको और कुछ अणुसूत्र बताते हैं, जैसे आपसे कोई कह दे यहां पर इन्हें, जैसे कोई बोले कि पोटेशियम परमैंगनेट, आपसे कोई कहे कि पोटेशियम परमैंगनेट का क्या सूत्र होता है, तो सबसे पहले आप दिमाग समझेंगे कि पोटेशियम कैसा मूलक है, पोटेशियम क्षारीय मूलक है और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या है, के नीचे 1 लिखेंगे। ये यहां लिखकर बता रहे हैं, लेकिन जब आप परीक्षा में लिखे तो ये 9th का काम ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सूत्र मालूम होना चाहिए। और जब आप बार बार इधर से एक क्वेश्चन उठा, एक यौगिक इधर से उठाएंगे, एक मूलक इधर से उठाएंगे और उन दोनों को जोड़कर नाम बनाएंगे, और बार बार जब घर पर एक दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नाम बोलेंगे फटाफट। तो पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है, वो इसके नीचे लिख ली। परमैंगनेट क्या होता है, MnO4 के नीचे 1 लिख लिया। अब चूंकि देखा 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे लगाना, तो कुछ नहीं लगाना, तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते थे KMnO4। अब बाई चांस हमें डायरेक्ट ये लिखना था तो हम कैसे सोचते, हमें रटा हुआ होना चाहिए था कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के होता है, और उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से जो मैग्नेट सूत्र होता है, मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, MnO4 होता है और इसकी भी संयोजकता 1 होती है। क्योंकि दोनों की संयोजकता 1 होती है, इसीलिए कोई किसी के नीचे नहीं लगेगी, डायरेक्ट लिख लेंगे KMnO4। जैसे आपसे आ जाए कि पोटेशियम, जब आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यहां से जो आपका 6th टॉपिक शायद था हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जब हेलो एल्केन हेलो एरीन से आप आगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन अणुसूत्रों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। इसीलिए मैं आपको इन्हीं को अभी से बता रहा हूं, पहली क्लास में ही बताया है, और 2-3 क्लास इस बेसिक पर ही हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको केमिस्ट्री, मैं विश्वास दिलाता हूं कि केमिस्ट्री आपको रटनी नहीं होगी, अपने आप याद होगी। आप रिएक्शन रटेंगे नहीं, रिएक्शन बनाएंगे। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, अब आपका पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र बनाना हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सॉरी
पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम हम मन में सोचेंगे पोटेशियम की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। डाइक्रोमेट की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अभी मैंने देखो लिखा है डाइक्रोमेट की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो हमें मालूम है कि जो 2 डाइक्रोमेट वाली संयुक्ता है वो कहां लगेगी, पोटेशियम के नीचे, और पोटेशियम की संयुक्ता कहां लगेगी, डाइक्रोमेट के नीचे। चूंकि पोटेशियम की संयुक्ता 1 होती है तो 1 किसी के नीचे लगाते नहीं है, तो यहां क्या है, डाइक्रोमेट की ही संयुक्ता पोटेशियम के नीचे लगाएंगे। तो पोटेशियम का सूत्र होता है के, और के नीचे क्या लगा लेंगे, डाइक्रोमेट की संयुक्ता। और डाइक्रोमेट मूलक की संयुक्ता कितनी होती है, 2। तो वह 2 कहां लगा लेंगे, यहां पर, और लिख देंगे डाइक्रोमेट का सूत्र Cr2। ठीक है। ऐसे ही कोई पूछे कि सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब हमें मालूम होना चाहिए कि सोडियम मूलक क्या होता है, सोडियम क्षारीय मूलक है और जिसकी संख्या कितनी होती है, 1। तो हमने पहले लिख लेंगे Na। अब सल्फेट, सल्फेट मूलक होता है SO4 और उसकी संख्या कितनी होती है, 2। सल्फेट वो हमने मिटा दिया है, सल्फेट की संख्या कितनी होती है, 2, और वह 2 कहां लगाएंगे, सोडियम के नीचे, तो यहां लगा दिया और सल्फेट लिख दिया SO4। चूंकि सोडियम की संख्या 1 होती है इसलिए SO4 के नीचे नहीं लगाएंगे। तो आपको अगर कोई पूछे कि सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है तो हम बताएंगे Na2SO4। ठीक है। इसी प्रकार से कोई आपसे कह दे कि सोडियम बाई सल्फेट, तो सबसे पहले आपको पहचाना है इसमें कौन से 2 मूलक, एक तो सोडियम मूलक है और दूसरा बाई सल्फेट मूलक है। सोडियम का सूत्र होता है Na जिसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और बाई सल्फेट, देखो सल्फेट अभी आपने पढ़ा था SO4, हमने बताया सल्फेट का सूत्र क्या होता है SO4, इसकी संख्या कितनी होती है, -2। जैसे इसमें बाई मिल जाता है, बाई का मतलब जो H मिलता है तो क्या लग जाता है HSO4, और संख्या कितनी हो जाती है, 1। क्यों 1 हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या होती है +1, और जैसे ही +1 इसमें मिलता है तो +1 से 1 -1 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और रह जाता क्या है, केवल 1 माइनस रह जाता है। तो बाई सल्फेट की संख्या क्या होती है, HSO4। बाई सल्फेट का सूत्र जो होता है वो HSO4 होता है। इसी प्रकार जैसे कार्बोनेट होता है CO3, कार्बोनेट की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, किंतु जब बाई कार्बोनेट बोलते हैं तो बाई कार्बोनेट की सूत्र क्या होता है, HCO3, और संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे सल्फाइड होता है, सल्फाइड को क्या बोलते हैं, SO3, कितनी संख्या होती है, 2 होती है। लेकिन हम जब बोलेंगे बाई सल्फाइड तो बाई सल्फाइड की संख्या क्या हो जाएगी, HSO3। ठीक है। इसी, तो हमें क्या सूत्र लिखना है, सोडियम बाई सल्फेट। तो हमें सोडियम का क्या मालूम है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बाई सल्फेट का सूत्र क्या होता है, HSO4, इसकी भी संख्या 1 होती है। चूंकि दोनों की संख्या 1 होती है तो कहीं किसी के नीचे कुछ नहीं लगेगा, NaHSO4। इसी प्रकार से सोडियम बाई, या हम कहते हैं अमोनियम बाई कार्बोनेट। हम क्या करते हैं, एक क्षारीय मूलक से लेते हैं, एक अम्लीय मूलक से लेते हैं और अणुसूत्र बना देते हैं। अब अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4, और इसकी संख्या कितनी होती है, 1। वह कहां लगेगी, बाई कार्बोनेट के नीचे। और बाई कार्बोनेट की संख्या कितनी होती है, कार्बोनेट की तो 2 होती है, कार्बोनेट की क्या होती है, 2 होती है, लेकिन बाई कार्बोनेट की कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो दोनों की संख्या 1 है इसलिए कोई किसी के नीचे नहीं लगेगी। तो क्या है, अमोनियम का सूत्र लिख देंगे, इधर बाई कार्बोनेट का सूत्र लिख देंगे, NH4HCO3, अमोनियम बाई कार्बोनेट। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इस बात को आज आपको क्या करना है कि सारे प्रतीक टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके PDF को अपने नोट्स, PDF को देखकर नोट्स बनाइए, और सारे तत्वों के प्रतीक मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपको अम्लीय मूलक और उनके सूत्र मालूम होना चाहिए, और एक खासकर ध्यान रखना चाहिए कि किस अम्लीय मूलक की संयुक्ता कितनी होती है या किस क्षारीय मूलक की संयुक्ता कितनी होती है। जो हमने नोट्स में दिया है सारे अपने कॉपी पर नोट्स बनाइए, उनको तैयार कीजिए,
कम से कम 2 या 3 दिन हम बेसिक पर चर्चा करेंगे। अभी आपका हम सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे बच्चों तक वीडियो पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग पढ़ने में असमर्थ हैं या जिन्हें अच्छे टीचर की गाइडेंस, अच्छा टीचर नहीं मिल पाया है। तो कृपया उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और जो भी बच्चे अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको टेलीग्राम चैनल में अपने चैनल से जोड़ लेंगे। और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य बच्चों तक शेयर कीजिए। अगली क्लास, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपको हमने अभी ये सूत्र बनाना बताए हैं, जो आपके केमिस्ट्री में जो रिएक्शनों में सूत्र काम आएंगे, उन सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आज आप अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को सही ढंग से तैयार कीजिए, इन प्रतीकों को सही ढंग से तैयार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।